हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को पॉलिटी एनसीईआरटी के क्लास में। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े नगर प्रशासन के बारे में, उससे पिछले क्लास में ग्रामीण प्रशासन के बारे में। आज हम लोग हम लोग ग्रामीण आजीविकाएं के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर नगरीय शहरी आजीविका के बारे में, फिर ग्रामीण आजीविकाएं के बारे में। आज हम लोग क्या करेंगे, ग्रामीण क्षेत्र में आजीविकाएं कैसे चलती है उससे संबंधित बात को पढ़ेंगे। इसके लिए सबसे पहले आप लोग को अगर हम बता दें तो हम लोग एक नया सेशन लेके आए हैं जिसमें एनसीईआरटी की सारे क्लास करवाया जाएगा बिल्कुल फ्री, बिल्कुल फ्री, बिल्कुल फ्री, बिल्कुल फ्री। इसको माइंड में बैठा लीजिए। ऐसा नहीं कि आपको अभी पढ़ा दिए और हम ये पूरा जिम्मेवारी लेते हैं कि आपको पूरा पढ़ाएंगे, और ऐसा नहीं है कि आपको क्या कर दिए, थोड़ा पढ़ा दिया और आपको क्लास 6 के पढ़ा दिए, 7 के लिए आपको कहीं और भटकने की जरूरत है। सिर्फ थोड़ा सा आप लोग को साथ देने की जरूरत है। हम बिल्कुल फ्री में आप लोग को सच में पढ़ाएंगे, और थोड़ा सा आप लोग क्या कीजिए, सिर्फ सेशन को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते चलिए। ग्रामीण क्षेत्र में आजीविकाएं में आते हैं। देखिए, पहले पार्ट में हमने जीवन में मौजूद अनेक तरह की विविधताएं, देखिए हमने पहले पार्ट में पढ़ा कि हमने अपने जीवन में मौजूद अनेक तरह की विविधताओं पर नजर डाली। हमने इस पर भी विचार किया कि अलग अलग क्षेत्रों में रहने से वहां के लोगों में काम धंधे पर कैसे असर पड़ता है। मतलब कि कोई अगर बिहार में है तो उसका मानसिकता है कि हमको सरकारी जॉब चाहिए, वही आप अगर गुजरात में चले जाते हैं तो वहाँ का मानसिकता है कि हमको बिजनेसमैन बनना है। ठीक है, वैसे ही सब जगह का अलग अलग क्या है, ई है। चलिए, वहां पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे, वहां की फसलें या दूसरी चीजें किस तरह उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है, इस पाठ में हम यह देखेंगे कि गांव में लोग किन विभिन्न तरीकों से अपनी आजीविका चलाते हैं। पहले दो पाठों की तरह यहाँ भी हम इसकी पड़ताल करेंगे कि क्या लोगों के पास आजीविका चलाने के समान अवसर उपलब्ध है या नहीं, उनके जीवन की परिस्थितियां एक दूसरे से कितनी मिलती जुलती है, और वे किन समस्याओं का समाधान करते हैं, इससे भी हम देखेंगे। मतलब कि हम इसमें यह भी देखेंगे कि कैसे हमको मतलब कि क्षेत्र के अनुसार कार्य करना पड़ता है। जैसे कि हम देखेंगे कि अगर कोई समुद्र के किनारे रहता है तो उसका मुख्य काम हो जाएगा मछुआरा का, मछली पकड़ने का। मछली उसका क्या हो जाएगा, मुख्य काम मछली पकड़ना हो जाएगा। वैसे ही अगर आप किसी गांव में रहते हैं तो खेती में आप नहीं करते हुए भी आपको थोड़ा ना थोड़ा उसके बारे में, जैसे कि आप अग्नि के पास बैठते हैं तो कैसे आपको थोड़ा सा उसका उष्मा लगता है, वैसे ही आप जिस क्षेत्र से आते हैं, जिस वातावरण से आते हैं, वैसा आपकी मानसिकता हो जाता है, वैसे ही आप कार्य करने लगते हैं। यही आपको यहाँ बता रहा है। ऊपर दी गई तस्वीरों में लोग जो काम करते हुए दिख रहे हैं, उस काम का वर्णन कीजिए। कौन, ये देखिए सब्जी बेच रहे हैं, काम का वर्णन करने के कह रहा है, पहले वर्णन कर दीजिए। ये फूल तोड़ रही है, ये क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं ले जा रहा है, ये मछली पकड़ रहा है, सब अलग अलग तरह के काम कर रहा है। खेती से जुड़े कामों को अलग कीजिए, और जो काम खेती से जुड़े हुए नहीं है उनकी एक सूची बनाइए। अब जैसे कि खेती से जुड़ी घर बनाना खेती से जुड़ी नहीं, उसको अलग कर दिए। आपने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को कई तरह के काम करते हुए देखा, उनमें से कुछ काम का चित्र बनाकर उनके बारे में लिखिए। सबसे पहले बात हम बता दे रहे हैं कि इसमें मेन क्या पढ़ना है। देख लीजिए मेन पढ़ना क्या है। अभी हम लोग देखिए चर्चा कर रहा है कि गांव में काम का क्या क्या स्रोत है। गांव में काम का क्या क्या स्रोत है। सबसे पहले गांव में आप देख लीजिए, अगर गांव में है तो आपको क्या करना होगा, खेती, फार्मिंग सबसे मेन काम, फार्मर। दूसरा का काम आ जाइए, गांव में है तो फार्मर के जरिए उसका जो सीड्स वगैरह, बीज वगैरह बिकेगा, सीड्स, समझ गया। और भी बहुत सारा काम, चाय का टपरी, छोटा सा किरासन का दुकान, ये सब गांव का मुख्य काम है। आइए अब हम आपको एनसीईआरटी के माध्यम से समझाएं कि आपको लगे कि हम भटका नहीं है। कलपट्टू गांव तमिलनाडु समुद्र तट के पास एक गांव है, तमिलनाडु
जिसकी राजधानी चेन्नई है। उसके समुद्र के पास एक गांव है जिसको कलपट्टू कहते हैं। यहाँ लोग कई तरह के काम करते हैं। दूसरे गांव की तरह यहाँ भी खेती के अलावा कई काम होते हैं, जैसे टोकरी, बर्तन, घड़े, ईंट, बैलगाड़ी इत्यादि बनाना। मतलब कि टोकरी बनाना, घड़ा बनाना, ईंट बनाना, ये सब भी कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र का काम है। समझ गए। कलपट्टू में कुछ लोग नर्स, शिक्षक, धोबी, बुनकर, नाई, साइकिल ठीक करने वाले और लोहार के रूप में भी अपनी सेवाएं देते हैं। मतलब कि साइकिल ठीक करने वाला, हजाम जो बाल काटता है, लोहार जो लोहा का सामान बनाता है, मतलब कि नर्स भी है, डॉक्टर भी है और दवाई के दुकान वाला भी कुछ लोग है। यही हमको ये बता रहा है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ कुछ दुकानदार एवं व्यापारी भी है। जो मुख्य गली है वो बाजार की तरह दिखती है। उसमें आपको तरह तरह की कई छोटी दुकानें दिखेगी, जैसे चाय, सब्जी, कपड़े की दुकान तथा 2 दुकानें बीज और खाद की है। पहले भी चर्चा कर चुके हैं, चाय वगैरह, फार्मरिंग सीड्स, ये सब हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आपको विश्वास दिलाते हैं। और खाद की 4 दुकानें हैं। या चाय की है जहां टिफिन भी मिलता है। टिफिन का मतलब यहाँ पे इडली, डोसा, उपमा, मतलब कि छोटा मोटा खाने का नाश्ता का सामान। देख लीजिए, हल्की फुल्की चीजें, जैसे सुबह की इडली, डोसा, उपमा मिलता है और शाम के नाश्ते में वड़ा पाव, बोंडा व मैसू पराग मिलता है। चाय की दुकाने के पास एक कोने में एक लोहार का परिवार रहता है। उसके घर में लोहे की चीजें बनाने का काम होता है। बगल में साइकिल की मरम्मत की एक दुकान है, वहां साइकिल किराए पर भी मिलती है। मतलब कि साइकिल का जो मरम्मत का दुकान है, वहां आपको किराए पर साइकिल मिल जाएगा कि आप जाइए हाँक के और कुछ पैसा दे दीजिए, आपको जैसे बाइक शहर में मिलता है। गांव में 2 परिवार कपड़े धोकर अपनी आजीविका चलाते हैं, यानी कि वो धोबी है। कुछ लोग पास के शहर में जाकर मकान बनाने और लॉरी चलाने का काम करते हैं। मतलब कि जो कुछ लोग जो है ना, वो पास के शहर में जाकर लॉरी चलाने और क्या करने का, कहीं ना कहीं छोटा मोटा आजीविकाएं चलाने का काम करता है। लॉरी का मतलब होता है ट्रक चलाना। गांव छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। संचित जमीन पर मुख्यतः धान की खेती होती है। ज्यादातर परिवार खेती के द्वारा अपना आजीविका चलाते हैं। गांव का मुख्य कमाई का स्रोत है खेती। क्या है? खेती है, कमाते हैं। यहाँ आम और नारियल के काफी बाग है। कपास, गन्ना और केला भी उगाया जाता है। आइए कुछ लोगों से मिले जो कलपट्टू के खेतों में काम करते हैं और देखें कि हम उनकी आजीविका के बारे में क्या सीख सकते हैं। मतलब कि आइए कुछ लोगों से मिले जो कलपट्टू के क्षेत्र में क्या करते हैं, काम करते हैं, और हम उसकी आजीविका, जिससे वो अपना भरण पोषण, जो उसका कार्य है, उससे हम क्या सीख सकते हैं, ये देखते हैं। फ्रेश कर दे रहे हैं। चलिए, हम सब यहाँ रामलिंगम की जमीन पर काम करते हैं। मतलब कि यहाँ जो है, जो काम करता है तुलसी, वो रामलिंगम की जमीन पर काम करता है। किसके जमीन पर? रामलिंगम। उसके परिवार के पास कलपट्टू में 20 एकड़ धान के खेत है। शादी से पहले भी मायके में धान के खेतों में ही मजदूरी करती थी। यहाँ सुबह 8:30 से शाम 4:30 तक काम करती हूँ। रामलिंगम की पत्नी करुथम्मा काम की निगरानी करती है, यानी कि देखरेख करती है कि काम कर रहा है कि नहीं। देखते हो यार, जब आपके यहाँ लेबर आता है तो उसको थोड़ा ही देर आप बैठना नहीं देना चाहते हैं। हमको ये गांव में देखने को मिला। साल में कुछ ही मौके ऐसे होते हैं जब मुझे नियमित रूप से मजदूरी मिलती है। मतलब कि कुछ ही ऐसा समय होता है साल में जो उसको नियमित रूप से मजदूरी मिलती है, नहीं तो बीच बीच में उसको काम को क्या कर दिया जाता है, ब्रेक कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। यह उन मौकों में से एक है जब इसको नियमित मजदूरी मिल रही है। मैं धान रोप रही हूँ और जब धान की फसल थोड़ी बढ़ जाएगी तो रामलिंगम हमें निराई के लिए और बाद में कटाई के लिए बुलाया। निराई मतलब पानी पटाने के लिए जब धान रोप लेगा तो, और उसको काटने के लिए भी बुलाएगा। रामलिंगम किसको बुलाएगा? तुलसी को। जब मैं कम उम्र की थी तो निराई कटाई का काम आसानी से कर लेती थी, लेकिन अब जैसे जैसे उम्र हो रही है मुझे झुककर काम करने में तकलीफ होती है। कम उम्र में आप देखते होइएगा, आप भी सीढ़ी पे 2 मिनट में फांद जाते। जैसे जैसे उम्र बढ़ता है, ऑर्गन्स डेवलप होता है, वैसे वैसे इंसान के अंदर क्या आता है, काम करने की क्षमताएं थोड़ा कमता है। जैसे नया मोबाइल कभी हैंग नहीं करता, पुरान पढ़ने पर हैंग करता है। रामलिंगम एक दिन का 40 रुपया मजदूरी देते हैं।
मेरे गांव में मजदूरी का रेट से यह थोड़ा कम है, मतलब कि गांव में उसको इससे ज्यादा मिलता मजदूरी, लेकिन इससे थोड़ा कम है, लेकिन वहां उसको नियमित क्या देता है। फिर भी मैं मजदूरी के लिए यहीं आती हूँ। क्यों आती हूँ? क्योंकि रामलिंगम पर मुझे भरोसा है कि काम होने पर वह मुझे ही बुलाएगा। मतलब रामलिंगम जब भी काम पड़ेगा तो किसको बुलाएगा? इन्हीं को बुलाएगा। बाकी लोगों की तरह वह आस पड़ोस के गांव में सस्ते मजदूर ढूंढने नहीं जाएगा। मतलब कि नियमित कोई भी काम होगा हम ही को बुलाएगा। कौन? रामलिंगम। इसीलिए हम थोड़ा सस्ता भी कर देते हैं। मेरा पति रमन भी एक मजदूर है। हमारे पास कोई जमीन नहीं है। साल के उन महीनों में वह खेतों में कीड़ों की दवाई छिड़कता है। जब खेतों में कोई काम नहीं मिलता तो उसे पास की खान से पत्थर या नदी से बालू ढोने का काम मिल जाता है। ये पत्थर और बालू पास के शहरों में मकान बनाने के लिए ट्रक से ले जाए जाते हैं। खेत में काम करने के अलावा मैं घर का सारा काम करती हूँ। मैं घर के सबके लिए खाना बनाती हूँ, कपड़े देती हूँ और सफाई करती हूँ। दूसरी औरतों के साथ जाकर जंगल में लकड़ी भी लाती हूँ। गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर बोरवेल है जहां से पानी लेकर आती हूँ। पिछले कक्षा में हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में आपको बताए थे कि प्रशासन का, आपको पता है कि इंसान का 50% टाइम सिर्फ जलावन और पानी लाने में गांव के लोगों को चल जाता है। और उससे भी ज्यादा हुआ तो 2-4 क्या पोस लेते हैं, गोट, बकरी, और उस बकरी का चारा भी लाने में उसका क्या हो जाता है, आधा टाइम चला जाता है। आगे बढ़ते हैं। गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर वो कहा पानी लाने का काम करता है। मेरा पति घर का सामान जैसे साग सब्जी खरीदने में मेरी मदद करता है, और पति इसके साग सब्जी खरीदने में क्या करता है, मदद करता है। देखिए, जुलाई, जून, मई, अप्रैल, मार्च, फरवरी, जनवरी, दिसंबर, इस महीना है। इसमें दिसंबर में कटाई होता है, अक्टूबर में निराई होता है और रोपाई होता है कब, अगस्त में, और बीरा बनाना जून में, मई में, अप्रैल में क्या होता है, मार्च में। ये सब कार्य बता रहा है कब कब होता है। क्या तुलसी को 7 साल भर कमाई के मौके मिलते हैं? ऊपर दिए गए चित्र के आधार बताइए इस महीना में कहाँ कुछ हो रहा है। यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई बैठले, कोई काम नहीं। हमारी 2 बेटियां हमारे जीवन की खुशी है, दोनों ही स्कूल जाती है। पिछले साल एक बेटी बीमार पड़ गई थी तो उसे शहर के अस्पताल में ले जाना पड़ा। हमने उसके इलाज के लिए रामलिंगम से उधार लिया था और इस उधार को चुकाने के लिए हमें अपनी गाय बेचनी पड़ी। मतलब कि इसका 2 बेटी है, जो जान है, सबकी बेटियां उसकी जान होती है। सबकी जितने भी माता पिता के बाल बच्चे होते हैं वो अपने जान से ज्यादा मानते हैं। तो मतलब कि इसको जो निराई कटाई का जो काम होता है, और जो इसकी बेटी की जब तबीयत खराब हो जाती तो इसके पास गाय थी, गाय को क्या करती, बेचती। गाय से भी आजीविका चलाते हैं, दूध बेचकर, और कहीं ना कहीं गोबर वगैरह से खेत में उपयोग कर बेचकर भी कमाया जाता है। तुलसी के काम का विवरण दीजिए, यह रामन के काम से कैसे अलग है। अब पहले रमन की कहानी पढ़ लेते हैं। रमन उसके हस्बैंड है, तो कहानी हम पढ़ चुके हैं। रमन के काम से कैसे अलग है? रमन सिर्फ क्या करती है, वो पत्थर धोने का काम करता है। और तुलसी क्या चीज का काम करती है, निराई कटाई गोड़ाई। तुलसी घर का भी काम करती है, रमन घर का सामान लाने में मदद करती है। हम बता सकते हैं आराम से, तुलसी को अपने काम के लिए बहुत कम पैसा मिलता है। आपकी समझ में खेतों में काम करने वाले मजदूरों को कम पैसे पर काम क्यों करना पड़ता? क्योंकि उसके पास कोई चारा ही नहीं है, कोई फिक्स मजदूरी ही नहीं है। अब क्या करेगा बेचारा, आजीविका चलाने के लिए करेगा। आपके क्षेत्र में या पास गांव में कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? वहां खेतीहर मजदूर किस तरह का काम करते हैं? मतलब कि वहां का जो किस तरह का चावल गेहूं बिहार में ऐसे उगाया जाता है। आप लोग कहाँ से है, यूपी से है, बताइए। ऊख वगैरह, ईख वगैरह भी लगाया जाता है। मजदूर किस तरह का काम करते हैं? खेतिहर मजदूर किस तरह का काम करते हैं? जिसके पास खेत है वो कहीं ना कहीं दूसरे के खेत में काम करते हैं, और क्या करेंगे। जैसा कि आपने तुलसी की कहानी पढ़ा, ग्रामीण इलाकों में गरीब परिवारों का बहुत सारा समय पानी और जलावन की लकड़ी लाने एवं जानवर चलाने में ही बीतता है। हम पहले ही बता चुके हैं कि जानवर और पानी में ही समय बीत जाता है। इन कामों से कोई पैसा नहीं मिलता है, लेकिन गरीब परिवार वाले में ये काम बहुत महत्वपूर्ण हो। इस काम से कोई पैसा नहीं मिल रहा है। जब आप जलावन ला रहा है, खाना बना के खत्म कर दे रहा है, पानी ला रहा है, पी के खत्म कर दे रहा है, बकरियां पोस रहा है, 2-4-5 हजार रुपया मिलेगा, वो भी 5 साल बाद। 5 साल नहीं, अब कितना दिन बाद होता है, 6 महीना, साल भर बाद। तो इससे कोई फायदा ज्यादा नहीं होता है। जाते हैं
महत्वपूर्ण हो जाते हुए मजदूर से जो थोड़ा सा पैसा कमाते हैं उससे गुजारा नहीं होता, घर चलाने और जिंदगी बसर करने के लिए इन कामों को करना पड़ता है। हमारे देश के ग्रामीण परिवारों में करीब 40% खेतीहर मजदूर है। 40% कौन सा मजदूर है? खेतीहर मजदूर है, जो खेती करता है। कुछ के पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं, बाकी तुलसी की तरह भूमिहीन है। कई बार जब पूरे साल उनके काम नहीं मिल पाता तो मजबूरन काम की खोज में उन्हें दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ता है। इस तरह का पलायन कुछ विशेष मौसम में होता है। जब उसको काम नहीं मिलता है तो क्या होता है, उसको कहीं ना कहीं दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ता है। बाबू गेट सता दीजिए। क्या करना पड़ता है? दूर दराज के क्षेत्र में उसको काम करने जाना पड़ता है और उसको वहां पे जाके मजदूरी करना पड़ता है। जैसे बिहार से पंजाब जाने का कार्य, पंजाब जाके पंजाबी को बिहारी क्या बना दिया, देखिए कितना अच्छा बना दिया। बिहार में खुद कर नहीं पाता। ऐसे पंजाबी अगर कोई देख रहे होगा तो बुरा नहीं मानिएगा, जो फैक्ट्स है सो हम बता रहे हैं। हमारे सच्चाई से आपको मुखातिब कराना मेरा धर्म है। हम यही सोचते हैं कि एनसीईआरटी जो आपको पढ़ाना चाह रहा है, जो सच्चाई बताना चाह रहा है, वो आपको हम बता दें। शेखर, हम यह धान अपने घर लेकर जाना है। मेरे परिवार ने अभी अभी फसल की कटाई की है। हमारे पास बस 2 एकड़ जमीन है। हम अपने खेत का सारा काम खुद ही कर लेते हैं। कई बार कटाई के समय दूसरे छोटे किसानों की मदद ले लेता हूँ और बदले में उनके खेतों में कटाई करवा लेता हूँ। मतलब कि जो छोटा किसान होता है वो अपने यहाँ काम करवा लिया। जैसे कि कैसे होता है, चुमावन, गांव में चुमावन देखे होइएगा। चुमावन आपको करेगा उतना चुमावन आपको भी करना होगा। 501 कह ले तो 50 रुपया बढ़ा के कीजिएगा, लेकिन कम नहीं। वही यहाँ कर रहा है कि हम दूसरे यहाँ खेती में काम कर लेते हैं और खेत में हम भी जाके क्या कर देते हैं, काम कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। आइए, व्यापारी मुझे उधार पर बीज और खाद देता है। इसे चुकाने के लिए मुझे थोड़ा कम दामों पर उसे धान क्या करना पड़ता है, मिल जाएगा। वो व्यापारी उसको खाद इसलिए उधार देता है क्योंकि उसको कम दाम पर क्या मिल जाएगा, धान मिल जाएगा। लेकिन मुझे उधार भी तो चुकाना है। व्यापारी ने किसानों को याद दिलाने के लिए अपना एजेंट भेजा है कि वह जिन किसानों के उधार दिया है उसी को अपना धान बेचे। मुझे अपने खेत से करीब 60 बोरी धान मिलेगा। इसमें से कुछ से मैं अपना उधार चुका दूंगा और बाकी घर में लग जाएगा। लेकिन मेरे हिस्से में जो आता है वह सिर्फ 8 महीने तक ही चल रहा है। 12 महीना का साल होता है, 8 महीना इतना कमाइला के बाद धान आ रहा है। बेचारा खाएगा कहाँ से? खाइयों पर क्या हो गया, आफत हो गया किसान। इसलिए आप देखते हो किसान का सुसाइड रेट भारत में बहुत ज्यादा हो जाता है। कहीं ना कहीं उसको उधार चुकाने के लिए कम दाम पे उसको क्या बेचना पड़ रहा है, अपने अनाज को बेचना पड़ रहा है, क्योंकि वो खाद जिससे उधार ले रहा है उसका एजेंट भेज रहा है। अब देखिए हम आगे समझते हैं क्या बोल रहा है। पता है, इसलिए मुझे और पैसा कमाने की जरूरत पड़ती है। इसके लिए मैं रामलिंगम की चावल मिल, देखिए रामलिंगम ऐसे किसान सबको चावल मिल भी है, और मैं काम करता हूं और वहां मैं पड़ोसी गांव के किसानों से धान इकट्ठा करने में उसकी मदद करता हूं। पड़ोसी से धान इकट्ठा करके यहाँ क्या करता है, चावल सेलर में उठाई करता है। हमारे पास एक शंकर क्या है, गाय भी है। उसका दूध हम यही के सहकारी समिति में बेच देते हैं। इससे रोज के खर्चों के लिए थोड़ा और पैसा मिल जाता है। एक शंकर जो गाय है उसको क्या करता है, बेच देता है, उसका दूध बेच देता है और उससे उसका रेडी का जो खाना, सब्जी, तेल, नमक है वो कम से कम चलता है। अब देखिए, कर्ज लेने पर, जैसा कि आपने ऊपर पढ़ाई, कई बार शेखर जैसे किसान जरूरी चीजें खरीदने के लिए पैसा कर्ज लेते हैं। अक्सर किसान जो है क्या करता है, जरूरी सामान खरीदने के लिए कर्ज लेते हैं, यानी कि दूसरे पर डिपेंड है, उसको ब्याज देना पड़ता है। गांव में 5 रुपए 7 रुपए ब्याज, 10 रुपए ब्याज होता है। शेखर का परिवार क्या काम करता है? आपके विचार से शेखर दूसरे मजदूरों को काम अपने खेत काम पर करने के लिए क्यों नहीं लगाता? क्योंकि बस उसके पास काम ही नहीं है, उसके पास पैसा ही नहीं है। वो काम करता है, बदले में काम कर देता है, पैसा नहीं लगता, इसलिए नहीं रखते हैं। ये कुछ क्वेश्चन है, इसको आप लोग बना लीजिएगा। पूरा क्वेश्चन आपको बन जाएगा, ये होमवर्क में है। आप लोग रोक के वीडियो या स्क्रीनशॉट मार लीजिए। आपको इस क्वेश्चन को क्या करना है, बनाना है। आइए, ये पैसा बीज, खाद और कीटनाशक खरीदने के लिए साहूकार से कर्ज लिया जाता है। अगर बीज अच्छी किस्म के नहीं होते तो ये फसल को कीड़ा लग जाता है, तो पूरी फसल बर्बाद हो सकती है। बारिश पूरी नहीं होने पर भी फसल खराब हो सकती है। ऐसी स्थिति में किसान अपना
उधार नहीं चुका पाते। कई बार परिवार चलाने के लिए उन्हें और पैसा कर्ज के तौर पर लेना पड़ता है। मतलब कि कई बार उधार चुकाने के लिए, जैसे एगो कर्जा है, फिर कर्जे लेके वही कर्जा को चुका रहे हैं। मतलब कि कहीं ना कहीं क्रय मूल विक्रय मूल, जो आप लोग मैथ में पढ़े होइएगा कि क्या हो गया, ब्याज का भी ब्याज लगेगा, चक्रवृद्धि ब्याज, वैसा ही सबको भोगना पड़ता है। जल्दी कर्ज इतना बढ़ जाता है कि किसान कितना भी कमा ले वह उसे चुका नहीं पाता। इस स्थिति में कहते हैं कि किसान कर्ज तले दब गया। पिछले कुछ सालों में यह किसानों की विपदा का मुख्य कारण बन गया। भारत में ये विपदा का मुख्य कारण बन गया कि साहब कर्जों तले तल गया, जमीन बेच दिया, बेचारा लास्ट में बेटी का ब्याह आया सुसाइड कर लेता, बेटा को पढ़ाने का बात आया सुसाइड कर लेता। आपने गांव में बहुत जगह देखे होइएगा ऐसे घटनाओं को। इसीलिए आप अगर ब्यूरोक्रेसी का आप पार्ट बनने वाले हैं, ब्यूरोक्रेसी में जाइए तो आप अपने किसान के लिए भी कुछ योजनाएं लाइए, कुछ क्या कीजिए, उनके लिए भी क्या कीजिए, आगे काम बढ़ाइए। ऐसा नहीं, आपको पता है दुख का सार तभी तक है जब तक सुख है। जो सुख नहीं अनुभव किया वो दुख नहीं अनुभव कर सकता, जो खुशी नहीं अनुभव किया वो दुखी नहीं अनुभव कर सकता। यही दुनिया का सार है मेरे भाई। इसलिए अगर आप आईएएस बन भी जाते हैं तो थोड़ा सा इस सब पे ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको एनसीईआरटी यही से बताएगा। रामलिंगम और करुथमा, जमीन के अलावा रामलिंगम के परिवार के पास एक चावल की मिल है। देखिए रामलिंगम जिसके यहाँ कौन काम कर रहा था, कौन, देख लीजिए, शेखर जिसके यहाँ काम कर रहा है, तुलसी जैसा इस सब जैसा काम करवाता है। और ये क्या हो गया, मालिक हो गया। इसमें मालिक नहीं है, मालिक का फोटो नहीं दिया, ये भी लेबरे लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। बीज और कीटनाशक में उसके पास खाद का भी दुकान है। चावल की मिल में उन्होंने कुछ अपना पैसा लगाया और थोड़ा सरकारी बैंक से कर्ज लिया। वे कलपट्टू और आसपास के गांवों से ही धान खरीदते हैं। मिल का चावल आसपास के शहरों के व्यापारियों को बेच जाता है, इससे उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। चावल कूटा, बाहर कर जाके क्या कर दिया, आसपास के शहर में उस चावल को पैक करके बेच दिया और देखिए अच्छा कमाता है सब। और खाद उसी से उधार देता, उसी से धान ले लेता। ये देखिए रामलिंगम की 20 एकड़ की जमीन, एक हिस्से रोपी गई धान की फसल, तुलसी जैसे खेतिहार मजदूरों की कड़ी मेहनत का नतीजा। मतलब कि जो रामलिंगम है उसका धान भी कौन, तुलसी जैसे बेचारी मेहनत करने वाले मजदूर के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं। कलपट्टू गांव में तुलसी की तरह के खेतिहार मजदूर, शेखर की तरह के छोटे किसान है और रामलिंगम जैसे बड़े किसान है। भारत में प्रत्येक 5 ग्रामीण परिवारों में से लगभग 2 परिवार खेतिहर मजदूर के हैं। 5 में से 2 लगभग क्या है, खेतिहर मजदूर के है, जिसके पास बहुत क्या है, कम जमीन है। ऐसे में सभी परिवार अपनी कमाई के लिए दूसरे के खेतों पर निर्भर रहते हैं। उनमें से कई भूमिहीन और कईयों के पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं। मतलब कि इतने के पास जमीन भी नहीं है, किन्नों के पास सिर्फ घरारी है, घर के लिए है जमीन, उसके अलावा नहीं है। शेखर जैसे छोटे किसानों के लिए तो उनकी जरूरत के हिसाब से खेत बहुत ही छोटे पड़ते हैं। भारत के 80% किसान को यही हालत है। भारत में केवल 20% किसान रामलिंगम जैसे, 80% किसान क्या है, बेचारा गरीब है, और 20% जो है वो क्या है, रामलिंगम की तरह है। पुअर कह दीजिएगा क्या है, और 20% क्या है, रिच है। रिच डैड पुअर डैड हो गया। अब देखिए इस क्वेश्चन है, तुलसी और शेखर का विवरण दोबारा पढ़िए और इसमें कहेगा कि उनके पास कितनी जमीन है, आपको ये सब पढ़ के आराम से बता दीजिएगा। आज आगे बढ़ते हैं। चलिए, अधिकतर जमीन पर खेती
करते हैं उनकी उपज का बहुत बड़ा भाग बाजार में बेचा जाता है। कई बड़े किसानों के अन्य काम धंधे भी शुरू कर दिए हैं, जैसे दुकान चलाना, सूद पर पैसा देना, छोटी छोटी फैक्ट्रियां चलाना इत्यादि। बहुत सारा किसान चावल का मिल जैसे रामलिंगम चला रहा है। सूद पर पैसा लगाना भी गांव का एक क्या है, सोर्स ऑफ इनकम है। ऊपर दिए गए आंकड़ों को देखते हुए क्या आप यह कह सकते हैं कि भारत के अधिकतर किसान गरीब है? बिल्कुल कह सकते हैं। आपकी राय में इस स्थिति को बदलने के लिए क्या किया जा सकता है? सरकार जब बड़े बड़े कंपनी सबको माफ कर सकते हैं लोन, लेकिन किसान को नहीं, इसीलिए सरकार को क्या करना पड़ेगा, योजनाएं लाना पड़ेगा, सरकारों के ऊपर, किसानों के ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि किसान ही है जिसके कारण आज हम लोग अन्न बैठ कर खा रहे हैं। हमने कल पट्टू में होने वाली खेती के बारे में पढ़ा। ग्रामीण क्षेत्रों में खेती के साथ साथ लोग जंगल की उपज और पशुओं आदि पर भी निर्भर रहते हैं। उदाहरण के लिए मध्य भारत के कुछ गांवों में खेती और जंगल की उपज दोनों ही आजीविका के महत्वपूर्ण साधन है। महुआ बीनने, तेंदू के पत्ते इकट्ठा करने, शहद निकालने और इन्हें व्यापारियों को बेचने जैसे काम अतिरिक्त आय में मदद करते हैं। इसी तरह सहकारी समिति को या पास के शहर के लोगों को दूध बेचने भी कई लोगों के लिए आजीविका के कामने का मुख्य साधन है। मतलब कि शहद निकालने, आज दूध सहकारी चलाने, ये सभी आजीविका का मुख्य अपना कमाई का स्रोत था। समुद्र तटीय इलाकों में हमने देखते हैं कि पूरे के पूरे गांव मछली पकड़ने में लगे हुए हैं। आइए अरुण और परिवेश के जीवन के बारे में पढ़कर मछली पकड़ने वाले एक परिवार के बारे में थोड़ा और जाने। यह परिवार कल्लूपट्टी के पास पड्डू पेट में नाम के गांव में रहता है। कल्लूपट्टू के गांव के बगल में ही है, पड्डू पेट के गांव में रहता है। आइए हम लोग पढ़ने का कोशिश करें। देखिए भाई साहब क्या कर रहा है, मछली पकड़ रहा है। देखिए अरुण और पारी वेलन पड्डू पेट कल्लूपट्टू से ज्यादा दूर नहीं है। यहाँ लोग मछली पकड़कर अपनी आजीविका चलाते हैं। उनके घर समुद्र के पास होते हैं और वहां चारों ओर की जाल और कैटामैरान मछुआरे की खास तरह की छोटी नाव और की पंक्तियां दिखाई देती है। सुबह 7 बजे समुद्र किनारे बड़ी गमागमी रहती है। इस समय सारे कैटामैरान मछलियां पकड़कर लौट आते हैं। मछली खरीदने और बेचने के लिए बहुत सारी औरतें इकट्ठा हो जाती है। मतलब कि बहुत सारा समुद्र तट के इलाके का जो लोग है वो क्या चीज पर डिपेंड रहता है, मछली पकड़ने पर। और मछली को क्या करता है, बेचता है। मेरे पति परिवेलन, मेरा भाई और जीजा आज बड़ी देर से लौटे हैं। मैं बहुत परेशान हो गई थी। मतलब कि समुद्र में नदी पर मछली पकड़ने गया था, देर से लौटा है, इसलिए वो क्या हो गया था, हैरान हो गया था। आज जो ये हमारे कैटामैरान में इकट्ठे ही समुद्र में जाते हैं। उन्हें बताया कि आज वे तूफान में फंस गए थे, समुद्र में तूफान आते रहता। आज जो मछलियां पकड़ी गई है उनमें से मैंने परिवार के लिए कुछ मछलियां एक तरफ उठाकर रख दी है, बाकी मैं नीलामी कर दूंगा। इस नीलामी से जो पैसा मुझे मिलता है वह 4 भागों में बढ़ जाता है। 3 हिस्से उन तीनों लोगों में बढ़ जाते हैं जो गए हैं साथ में, और जो मछली पकड़ने जाते हैं बाकी एक हिस्सा उसे मिलता है। जिसकी नाव और जाल वगैरह होते हैं उसको एक हिस्सा, क्योंकि जाल कैटामैरान और उसका इंजन हमारे है तो वह हिस्सा भी हमें ही मिल जाता है। हमने बैंक से उधार लेकर एक इंजन खरीद लिया है जो कैटामैरान में लगा हुआ है। इससे ये लोग समुद्र में दूर तक जा पाते हैं और ज्यादा मछलियां मिल पाती है। नीलामी में जो औरतें यहाँ से मछलियां खरीदती है वे टोकरे भर भर कर पास के गांव में बेचने के लिए ले जाती है। कुछ व्यापारी भी है शहर की दुकानों के लिए मछलियां खरीद लेते हैं। मैं दोपहर 12 बजे तक ही नीलामी का काम निपटा पाती हूँ। शाम का मेरा पति और बाकी रिश्तेदार मिलकर जाल को सुलझाते हैं और उसकी मरम्मत करते हैं। कल सुबह 2 बजे से फिर 2 बजे रात से ही क्या कर रहे हैं, मछली पकड़ने जा रहे हैं। आप लोग पढ़ते भी नहीं है 2 बजे से। वे फिर समुद्र की तरफ चल जाते हैं। हर साल मानसून का दौरान करीब 4 महीने तक वे समुद्र में नहीं जा पाते हैं, क्योंकि यह मानसून में यानी कि ठंडा मौसम में जब धुंध रहता है तो समुद्र में नहीं जा पाते। इन महीनों में हम व्यापारी से उधार लेकर अपना गुजारा चलाते हैं। इस कारण बाद में हमें मजबूरी में उसी व्यापारी को मछली बेचना पड़ता है। यहाँ भी देखिए मजबूरी, जो खाद लिया यहाँ पे उधार खा रहा है, इसलिए उसको क्या करना पड़ेगा, मछली बेचना पड़ेगा। हम खुद ही खुली नीलामी नहीं कर पाते। वे खाली महीने में क्या करते हैं, काटना सबसे मुश्किल होता है। पिछले साल सुनामी के कारण हमारा बड़ा नुकसान हुआ था। सुनामी के कारण क्या हो गया था, बहुत बड़ा नुकसान हो गया था। किसान सब क्या करता है बेचारे सब, वो क्या कर लेते हैं, काम पड़ने पर उनके पास पैसा नहीं रहता, उधार ले लेते हैं और मजबूरी में उसी आदमी से सामान बेचना पड़ता है जो पैसा देता है।
समझ गए बात को? हाँ, अब देखिए ऐसे ही मछली बिकता है। देखिए कैसे मछली का मोल भाव हो रहा है। आप लोग भी जरूर मछली खरीदने गए होइएगा। स्थानीय बाजार में मछलियां बेचती हुई मछुआरे ने। ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के साधन। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपना आय विभिन्न तरीकों से कमाते हैं। कुछ खेती बाड़ी का काम करते हैं और कुछ अन्य काम करके अपनी आजीविका चलाते हैं। खेती में कई तरह के काम शामिल है, जैसे खेत तैयार करना, रोपाई, बुराई, निराई, कटाई, फसल अच्छी हो इसके लिए हम प्राकृतिक पर निर्भर है। इस तरह जीवन का ऋतुओं के इर्द गिर्द ही चलता है। बुआई और कटाई के समय लोग काफी व्यस्त रहते हैं और दूसरे समय काम का बोझ कम रहता है। देश के अलग अलग क्षेत्र में ग्रामीण लोग अलग अलग तरह के फसलें उगाते हैं, फिर भी हम उनके जीवन की परिस्थितियों में और उनकी समस्याओं में काफी समानता पाते हैं। मतलब कि बहुत सारा लोग का काम अलग अलग है, जैसे कोई मछली बेच रहा है, कोई धान रोप रहा है, कोई चावल बना रहा है, कोई मशीन चला रहा है, लेकिन सबका जीवन कुछ खास चेंजिंग नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई कार से चल रहा है, कोई काची से चल रहा है, मोटरसाइकिल से चल रहा है, ऐसा कुछ ज्यादा चेंजिंग, कोई बड़का बंगला बना लिया, कोई कार फार्म हाउस बना लिया, ऐसा कुछ चेंजिंग नहीं दिखता है। आइए हम लोग अब देखेंगे, छोटा सा इसको करके खत्म कर देंगे। चैप्टर आज हम लोग का हो गया खत्म और लास्ट चैप्टर हम लोग बच गया शहरी क्षेत्र में आजीविका, जिसको हम लोग कल खत्म कर देंगे और क्लास 6 का हो गया हम लोग का काम खत्म। अब कल से परसों से 7 का लोग कैसे जिंदगी बसर करते हैं और कितना कमा पाते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह जिस जमीन को जोतते हैं वह कैसी है। कई लोग उस जमीन पर मजदूरों के रूप में निर्भर है। ज्यादातर किसान अपनी जरूरतों को पूरा करने और बाजार बेचने के लिए भी फसलें उगाते हैं। मतलब कि ज्यादातर किसान सब्जी अपने से बेचा और अपने से जाके मार्केट में क्या किया, उसको बेचा, तो उसको इनकम क्या होगा, ज्यादा होगा। कुछ किसान को अपनी फसल उन व्यापारियों को बेचनी पड़ती है जिससे वे पैसा उधार लेते हैं गुजर बसर करने के लिए। और कई परिवारों को काम की खातिर उधार लेना पड़ता है या फिर तब लेना पड़ता है जब उनके पास कोई काम नहीं रहता। ग्रामीण तब भी लेना पड़ता है जब कोई बीमार पड़ जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ परिवार ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी जमीनों, व्यापार और अन्य काम धंधों पर फल फूल रहे हैं, फिर भी ज्यादातर छोटे किसानों, खेतीहर मजदूर है जिनके पास मतलब कि ज्यादा खेत नहीं है। मछली पकड़ने वाले परिवारों और गांवों में हस्तशिल्प का काम करने वाले लोगों को पूरा साल रोजगार नहीं मिल पाती है। मतलब कि मछली पकड़ने वाले और सब जो किसान है उसको पूरा साल रोजगार नहीं मिल पाते हैं। इस तरह हम लोग समझे कि ग्रामीण क्षेत्र में आजीविकाएं लोग कैसे चलाते हैं। ये कुछ क्वेश्चन है, आप लोग स्क्रीनशॉट मान लिए। आपने संभवतः इस बात पर ध्यान दिया होगा कि कलुपट्टू गाँव के लोग खेती के अलावा और भी कई काम करते हैं। उनमें से 5 काम बताइए, जैसे चाय का दुकान, साइकिल का दुकान, लोहार का दुकान, साइकिल मरम्मत करने का दुकान, और भी बहुत सारा काम है, बता सकते हैं। कलुपट्टू में विभिन्न तरह के लोग खेती पर निर्भर है। उनकी एक सूची बनाई, उनमें से सबसे गरीब कौन है और क्यों? तुलसी जैसा किसान सबसे गरीब है। आइए जानते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक मछली बेचने वाले परिवार के सदस्य हैं। आपका परिवार यह चर्चा कर रहा है कि इंजन के लिए बैंक से उधार ले कि ना ले। आप क्या कहेंगे? ले लीजिए भाई, उससे इनकम हो रहा है तो हम लोन लेके भी बिजनेस अगर कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, रिस्क तो लेना ही पड़ता है। तुलसी जैसे गरीब ग्रामीण मजदूरों के पास अक्सर अच्छी शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाएं एवं अन्य साधनों का अभाव होता है। आपने इस किताब में पहला इकाई में असमानता के बारे में पढ़ा था। हाँ, पढ़े थे। तुलसी और रामलिंगम के बीच क्या अंतर एक तरह की असमानता ही है क्या? नहीं। कोई अगर अमीर है, कोई गरीब है तो इसको असमानता नहीं कहते हैं। उधर से लगा हुआ है। तो क्या कर सकते हैं? इसको में थोड़ा सा क्या है, दिक्कत है। आइए हम लोग अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके अनुसार सरकार शेखर जैसे किसानों को कर से मुक्ति दिलाने में कैसे मदद कर सकती है? चर्चा कीजिए। भाई कर माफ कर दे, किसान जब बड़े बड़े आदमी को माफ कर सकते हैं तो इनको भी माफ कर सकते हैं। ये देखिए कुछ क्वेश्चन है, इसको बना लीजिएगा कि शेखर कौन सा काम करता था, रामलिंगम क्या कहा है, खेती की हुई जमीन शेखर का है या रामलिंगम का है, मजदूरों की जरूरत किसको है, रामलिंगम का है, शेखर को है लेकिन वो खुद से काम कर लेता। उधार की जरूरत किसको पड़ेगा? शेखर को पड़ेगा, रामलिंगम को नहीं पड़ेगा। फसल का बिकना किसका बिकेगा? रामलिंगम का बिकेगा। उनके द्वारा किया गया अन्य काम क्या है? ये क्या किए हुए हैं? मिल खोले हुए हैं, चावल मिल। ये बेचारा क्या कर रहा है? गाय एगो पोसले है, तो उनका अन्य काम ये हो गया। ये क्या था? खेती की हुई जमीन शेखर का या रामलिंगम का? ये सब अपना क्वेश्चन बना लीजिएगा। सारा क्वेश्चन हम लोग का आज का बन गया। आज हम लोग का एनसीईआरटी हो गया कंप्लीट। अब बताइए कि वो वाला चैप्टर पढ़ा दे जो एगो चैप्टर बचा है कि रहने दे कल पढ़िएगा, ज्यादा हो गया। अब हम लोग का एनसीईआरटी क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। आशा करते हैं कि वीडियो क्या होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा सा अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। धन्यवाद।